आज हम लोगों को डिस्कस करना था एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है स्टेट पार्टीज। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस किया। हमारे पास 7 नेशनल पार्टीज अभी फ़िलहाल हैं 2019 के डाटा के तहत। कितने पार्टी? 7 नेशनल पार्टी हैं, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बारी है स्टेट पार्टी के बारे में डिस्कस करने का। अच्छा, एक बात बताइए, चला आप लोगों से पूछते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट हैं और हर स्टेट में लगभग बहुत सारे पार्टी होते हैं। जैसे हमारे बिहार का देख लो तो बिहार में भी 7-8 पार्टी है। हालांकि मेजर 7-8 पार्टी है, लेकिन छोटे मोटे तो और भी बहुत सारे होंगे। उसी प्रकार का हमारे पास स्टेट तो बहुत सारे हैं। तो क्या इन सारे स्टेट में जितने पार्टी हैं उन सब के बारे में पढ़ पाना हमारे संभव का बस का बात है क्या? नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेसिकली डाटा देखना पड़ेगा। एक आपके एनसीईआरटी बुक में ना एक मैप है, उस मैप में दिखाया गया है कि कौन से स्टेट में कौन से मेजर स्टेट पार्टी हैं। आप जरा उसको देख सकते हैं। हालांकि यदि बात करें जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक होगा उनमें ये पेज नंबर हमारा मेरे हिसाब से 82 रहा होगा पुराने एनसीईआरटी बुक में। लेकिन जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें आप एक बार देखेंगे कि थोड़ा सा पेज नंबर उलट पुलट गया होगा, मतलब चेंज हो गया होगा। तो उस मैप में ये दिया गया है इंडिया के मैप में कि स्टेट है और उस स्टेट के पास कौन कौन से मेजर पार्टी है जो कि स्टेट में काम करते हैं, वो भी उसमें दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी का एक बार वो वाला डायग्राम देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए खैर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कहा गया इसमें पहले पॉइंट में स्टेट पार्टीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज। हम लोग स्टेट पार्टी को ना रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। रीजनल का मतलब होता है जो हमारे लिए आसपास में हो, हमारे आसपास का हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किसी न किसी एक स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट के पार्टी को हम लोग रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पार्टीज लाइक दिस समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। कहने का मतलब समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये ऐसे कुछ पार्टी हैं जो कि है तो स्टेट पार्टी ही, लेकिन इनका जो पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो पूरा यूनिट है वो पूरे इंडिया में लगभग फैले हुए हैं। बात समझ में आ रही है? एक बात याद रखिएगा, भले ही ये सब पार्टी स्टेट पार्टी हैं, भले ही इन सब का वर्चस्व एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी होता है, यानी कि यूनिट वहाँ पे भी होते हैं, चुनाव वो लोग दूसरे स्टेट में भी लड़ते हैं, लेकिन ये सब स्टेट पार्टी ही केवल है, नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, आगे। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। बात करें 3 डिकेड्स, पिछले 3 डिकेड्स का, 3 डिकेड मतलब 30 साल, 1 डिकेड मतलब 10 साल। ठीक है, तो 3 डिकेड का बात करें यानी कि पिछले 30 साल का हम लोग यदि बात करें तो पिछले 30 साल में ऐसा देखा गया है कि स्टेट पार्टी का जो पावर है धीरे धीरे बढ़ा है, यानी कि स्टेट पार्टी अधिकतर जो वो इम्प्रूव हुए हैं, उनको लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। पहले स्टेट पार्टी को उतना वैल्यू नहीं मिलता था, केवल नेशनल पार्टी को ही लोग पसंद करते थे, लेकिन पिछले 30 साल का डाटा ये कहता है कि अब लोग स्टेट पार्टी को भी पसंद करने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट के लिए वो काम करता है, लोग उससे डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब चूंकि स्टेट पार्टी को भी लोग पसंद कर रहे हैं, नेशनल पार्टी को भी लोग पसंद कर रहे हैं, इससे हमारा जो हमारा पार्लियामेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है, वो और धीरे धीरे डाइवर्स हो रहा है, मजबूत हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, यदि हर स्टेट का अपना अलग अलग पार्टी होगा तो वो पार्टी बेसिकली पार्लियामेंट में क्या कर पाएगा? अपने आवाज़ों को उठा पाएगा। बिल्कुल सही बात है, यह होना भी चाहिए। यानी कि अलग अलग स्टेट पार्टी का होना हमारे लिए और फायदेमंद है, क्योंकि लोगों का आवाज़ उठेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है। आगे कहा गया इसमें अगला पॉइंट है, नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। कोई भी आज तक ऐसा एक सिंगल पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं है जिन्होंने अपने बलबूते लोकसभा में मेजॉरिटी सिक्योर किया हो। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि लोकसभा में जब गवर्नमेंट हमारा बनता है बेसिकली, तो कोई भी सिंगल ऐसा नेशनल पार्टी नहीं है, सिंगल मतलब कोई एक ऐसा नेशनल पार्टी नहीं है जिन्होंने अपने बलबूते पर गवर्नमेंट बनाया हो, यानी कि लोकसभा में ज़्यादा सीट उन्होंने जीता हो। तो वो किसके बदौलत जीतते हैं? फिर अपने नेशनल पार्टी के साथ साथ छोटे छोटे स्टेट पार्टी को भी अपने साथ मिला लेते हैं, फिर जाकर लोकसभा में ज़्यादा सीट वो ले पाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी में वो आ पाते हैं। ठीक है, आगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ना आपको स्टेट पार्टी का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो, बिना स्टेट पार्टी के कॉपरेशन के कोई भी नेशनल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, क्योंकि उतना
वैल्यू नहीं मिलता ना। क्या सभी लोग उसको वोट दे देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता। कुछ लोग स्टेट पार्टी को भी देते हैं, कुछ लोग नेशनल पार्टी को भी देते हैं। तो नेशनल पार्टी के साथ साथ स्टेट पार्टी का वैल्यू आजकल लगातार बढ़ता जा रहा है। As a result, the national parties are required to form an alliance with state parties. इसीलिए आज आप देखते हैं कि लगभग हर नेशनल पार्टी छोटे छोटे स्टेट पार्टी के साथ अलायंस कर लेते हैं, यानी कि गठबंधन कर लेते हैं कि हाँ भाई तुम स्टेट पार्टी हो, हम नेशनल पार्टी हैं, चलो दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं, कुछ इस तरह का। ठीक है, आगे in 1996 almost every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. 1996 तक का यदि हम लोग बात करें, उस समय से लेकर लगभग आज तक लगभग हर स्टेट पार्टी को मौका मिला है नेशनल पार्टी के साथ मिलके कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का, यानी कि गठबंधन का सरकार बनाने का। इसको ना सिंपली आप ऐसे समझो कि नेशनल पार्टी के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है, इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट नहीं है कि वो अपने बलबूते सेंटर में गवर्नमेंट बना सके, बिल्कुल नहीं है। तो वो करती क्या है, फिर वो अपने साथ छोटे छोटे स्टेट पार्टी को आपस में मिला लेती है और फिर जाके सेंटर में गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और ये लगभग 1996 से होता आ रहा है और लगभग आज भी ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. ये जो हो रहा है कि नेशनल पार्टी के साथ स्टेट पार्टी भी मिल रहा है, गवर्नमेंट बन रहा है, इससे हमारा कंट्री और मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल के साथ साथ स्टेट पार्टी को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब चूंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फेडरलिज्म कहने के पावर शेयर का। आप खुद सोचो, यदि गवर्नमेंट में स्टेट पार्टी भी मिला हुआ है, नेशनल पार्टी भी मिला हुआ है, तो क्या सारा का सारा पावर नेशनल पार्टी के पास ही केवल होगा क्या? नहीं, वो कुछ पावर किसको दे देगा? स्टेट पार्टी के एमपी को भी दे देगा कि भैया चलो तुम भी मंत्री बन जाओ, तो तुम ये डिपार्टमेंट संभाल लो। तो यहाँ पे फेडरलिज्म देखने को हमको मिल सकता है और अच्छा भी होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीड द एनसीईआरटी बुक। मतलब कि यदि आपको ज़्यादा देखना हो, इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना हो कि कौन से स्टेट में कौन सा स्टेट पार्टी है, तो इसके लिए आप पेज नंबर 82 देख सकते हैं पुराने एनसीईआरटी बुक में। लेकिन नया वाला एनसीईआरटी बुक जिसके पास है उसमें पेज नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो जहाँ पे हमारा टॉपिक है स्टेट पार्टी, उसके बगल में ही एक मैप होगा। उस मैप में आप देखेंगे हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ अपना स्टेट पार्टी है, वो वहाँ पे दिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास दो प्रकार के हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। इतना हम लोगों ने पार्टी के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या पार्टी के पास कोई समस्या नहीं होता है क्या? यानी कि नेशनल पार्टी है या फिर कोई स्टेट पार्टी है, तो क्या उसके पास कोई समस्या नहीं है? समस्या है। उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार के चैलेंजेज हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वॉट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, हमारे साथ यदि कुछ गलत होता है या फिर हमारे कंट्री में कुछ गलत होता है, तो जनरली हम लोग ब्लेम किसको करते हैं? क्या किसी नेता को ब्लेम करते हैं क्या? नहीं, पूरी तरीके से हम लोग पार्टी को ही ब्लेम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ अनहोनी हो जाए अभी फिलहाल, और हमारे यहाँ पे भी फिलहाल सरकार किसका है? बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी पार्टी का है। तो यदि इंडिया के ऊपर अभी कुछ अनहोनी हो जाए, तो हम लोग ब्लेम करेंगे किसको बताओ? बीजेपी पार्टी को ही करेंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे साथ यदि कुछ गलत होता है तो जनरली हम लोग दोषी ठहरा देते हैं अपने पार्टी को। हम लोग कहने लगते हैं कि पार्टी बढ़िया नहीं है, इसको अगले साल वोट नहीं देंगे, ये हार जाएगा, गवर्नमेंट से बाहर हो जाएगा। तो जनरली हम लोग अपने पार्टी को ही ब्लेम करना चालू कर देते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions as well। यानी कि किसी कंट्री के अंदर यदि पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया से काम नहीं करती है, तो लोग उसके प्रति बहिष्कार भी कर देता है उसका। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब है कि यदि कोई लोग उस पार्टी को पसंद नहीं करता है, तो ऑब्वियस ही बात है अगले बार चुनाव हार जाता है। वही बात कहाँ पे? अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि केवल इंडिया के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है क्या कि पार्टी काम नहीं कर रहा तो आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर जगह पर यही होता है। जहाँ पे डेमोक्रेसी है, यदि वहाँ का पार्टी काम नहीं करता है, लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिसीजन नहीं लेता है, तो लोग उसके लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लग जाते हैं। तो ये हर जगह पर होता है, हर जगह का लगभग मामला सेम है। आगे,
देयर आर 4 चैलेंजेज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज विच आर एज फॉलोज। तो हमारे पास बेसिकली 4 मेजर चैलेंज हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। उन चारों के बारे में अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इसमें आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहला क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखा जाए इसमें है क्या? देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स विच आर एट द टॉप। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि पार्टी का जो बड़ा बड़ा पोजीशन होता है ना, अक्सर उसके हाथ में होता है जो पार्टी का लीडर होता है ना। क्या ऐसा होना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब कि कभी कभी मौका उस इंसान को भी मिलना चाहिए टॉप पोजीशन पे आने का जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे सपोर्टर हैं। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा बड़ा पोस्ट होता है वो अक्सर पार्टी के बड़े बड़े लीडर ही संभालते हैं, यानी कि एक दो आदमी ही संभालते हैं। ठीक है, आगे, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। पार्टीज के अंदर बेसिकली ये भी हो, देखो अब जैसे एक कोई भी पार्टी है तो क्या उसका मेंबर एक ही दो होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा पार्टी है कि जिनका मतलब एग्जिस्टेंस ऑल ओवर इंडिया में है। अब उसके बहुत सारे मेंबर होंगे, बहुत सारे उनके फॉलोवर होंगे, सपोर्टर होंगे। तो क्या पार्टी सभी का नाम रजिस्टर रखता है क्या? मतलब कि ऐसा कोई किताब उनके पास है या फिर कोई कॉपी है जिनमें वो अपने सारे मेंबर का नाम लिखता हो कि हमारे पास इस स्टेट से इतने मेन मेंबर हैं? नहीं, ऐसा पार्टी नहीं करती है। जो कि करना चाहिए ना उनको, यानी कि उनको एक रिपोर्ट रखना चाहिए कि हमारे पार्टी के लिए कौन से स्टेट से कौन सा आदमी काम कर रहा है। ये उनको मेंबर मतलब कि मेंबरशिप रजिस्टर बेसिकली करना चाहिए, नाम पता हो उसको रखना चाहिए। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, मतलब कि अंदर में अपना कुछ मीटिंग भी नहीं करते हैं वो लोग। मीटिंग करने का मतलब क्या है कि पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ साथ छोटे लीडर को भी मीटिंग में शामिल किया जाए। लेकिन क्या छोटे मोटे लीडर को मौका मिलता है मीटिंग में शामिल होने का? नहीं, उनको बाहर कर देते हैं। और पार्टी के जो मेन डिसीजन होते हैं वो बड़े लीडर ही लेते हैं, जो कि गलत है। सभी को शामिल करना चाहिए। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। इंटरनल इलेक्शन का मतलब यहाँ पे यह है कि कौन सा आदमी अगले बार मंत्री बनेगा, कौन सा आदमी अगले बार कौन से डिपार्टमेंट को संभालेगा, इसके ऊपर कोई भी चुनाव अंदर में नहीं होता है। पार्टी का जो टॉप लीडर होता है वो जो सोच लेता है वही हो जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सभी को बैठा के निर्णय लेना चाहिए कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है। ठीक है, सबके साथ होना चाहिए। तो ये समस्या है बेसिकली। आगे है, दे डू नॉट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। जो छोटे मोटे मेंबर होते हैं या फिर जो छोटे मोटे सपोर्टर होते हैं या फिर छोटे मोटे जो एमएलए होते हैं पार्टी का, उनका डिसीजन में कोई भी रोल नहीं होता है। यानी कि उनसे पूछा भी नहीं जाता है कि आपका इस डिसीजन के ऊपर क्या विचार है। पूछते भी नहीं है। जो पार्टी के बड़े लीडर एक बार सोच लेते हैं वही पारित हो जाता है, वही लागू हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। यदि ऐसा चलता रहता है तो एक समय पर पार्टी का जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि पार्टी का सारा डिसीजन किसके हाथ में है? उसी के हाथ में है। क्योंकि आप खुद सोचो कि जो सारा डिसीजन वही ले रहा है तो उसको क्या लगने लग जाएगा कि सारा पार्टी का जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है। लेकिन आप बताओ, क्या केवल वही आदमी पूरे पार्टी को चला सकता है क्या? यानी कि केवल लीडर ही पार्टी को चला सकता है क्या? नहीं, पार्टी में सभी लोगों का भागीदारी होना जरूरी है। यानी कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। पार्टी में यदि कोई भी छोटा सा भी डिसीजन होना चाहिए, यानी कि पार्टी के अंदर यदि कोई छोटा सा डिसीजन भी लिया जा रहा है तो सारे लोगों का सहमति उसमें जो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बंद कमरे में 4 बड़े बड़े लीडर बैठ गए और डिसीजन ले लिए, हो गया लागू। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी का इसमें होना चाहिए सहयोग। तो पहला हमारा वही था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि अंदर में ही इनका सिस्टम बढ़िया नहीं है। अगला है आपका नो ट्रांसपेरेंसी इन दी पार्टी। ट्रांसपेरेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है सबको दिखा के नहीं लिया जा रहा, यानी कि सबके सामने नहीं लिया जा रहा। वही इसमें देखेंगे हम लोग। पहला इसमें पॉइंट है कि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ज़्यादातर जो पार्टी हैं वो कोई भी यदि डिसीजन लेते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो सबको दिखा के नहीं करते हैं। सबको दिखा के करने का मतलब उस पार्टी के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर है, उनको दिखा के नहीं करते हैं। सेक्रेटली
कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि वो क्या काम करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, छोटे मोटे लोगों को तो पता भी नहीं रहता। जब कार्यक्रम चालू हो जाता है तब उनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे आज मीटिंग होने वाला था, ठीक है। लेकिन ये सब पता किसको रहता है? केवल पार्टी के बड़े बड़े केवल लीडर को ही पता रहता है। आगे, देयर आर वेरी लिमिटेड वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ पार्टी टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत ही कम संभावना होता है कि पार्टी के टॉप पोजीशन पे वो भी पहुंच पाए जो कि पार्टी के छोटे वर्कर थे। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पार्टी का छोटा सा वर्कर है, उसको कोई एक अच्छा सा पोजीशन मिल गया हो पार्टी के अंदर, या फिर कोई डिपार्टमेंट उसको संभालने का जिम्मेदारी दे दिया गया हो? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, जो कि गलत है ना। कहने का मतलब उसको भी मौका मिलना चाहिए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोज हु आर लीडर्स ऑलवेज फेवर दोज पीपल इन द पार्टी हु आर क्लोज टू देम और देयर फैमिली मेंबर्स। बेसिकली पार्टी के अंदर ये भी देखा गया कि जो पार्टी का लीडर होता है वो हमेशा उसी को आगे बढ़ाता है, या तो जो उसके करीबी होते हैं या फिर जो उसका फैमिली का मेंबर होता है, भाई हो गया, भतीजा हो गया, भगना हो गया, बेटा हो गया, उन्हीं लोग को वो अपना राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। भले ही उसके पास योग्यता नहीं है, भले उसको पता नहीं कि कब क्या होता है, पार्टी किस तरीके से काम करते, कोई नॉलेज नहीं है उसको सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पोस्ट दे दिया जाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. ऐसा भी कई बार होता है कि जो पार्टी का जो टॉप पोजीशन होता है वो हमेशा परिवार को कोई एक आदमी ही संभालता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि मान लीजिए कोई पार्टी है और उस पार्टी का जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा उसी फैमिली का मेंबर को ही संभालता है, किसी को मौका ही नहीं मिलता आने का, बाहर के लोगों को मौका ही नहीं मिलता टॉप पोजीशन पे जाने का। ये भी होता है कई बार। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। क्या बताओ ये अनफेयर है कि नहीं है? बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल गलत है। बाकी लोगों को भी टॉप पोजीशन पे आने का मौका मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो दिस इज बैड फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज दोज पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ पावर। और ये चीज़ ना डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है, यानी कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये बिल्कुल खराब चीज़ है। क्यों खराब है? क्योंकि मानो खुद आप लॉजिक लगाइए और आपको पता चलेगा कि जिस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं है, जिस इंसान को लोग पसंद भी नहीं करते हैं, उसको टॉप पोजीशन पे बैठा दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। ये भी एक चैलेंज है भाई, मनी एंड मसल पावर। मनी मतलब पैसा और मसल पावर मतलब पावर, इसी के बारे में बात किया जाना है। द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस आर कॉमन। बिल्कुल सही बात है। जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव होता है, उस समय पे आप देखते होंगे चुनाव जीतने के लिए पैसों का बांटना और अपने पावर का इस्तेमाल करना गलत तरीके से, किसी को मार देना, किसी को डरा के धमका के वोट ले लेना, ये चुनाव के वक्त बड़ा आम बात होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ये सब। पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। ड्यू टू दिस दे आर दे यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। तो पार्टी केवल किस पे फोकस करती है कि हमको चुनाव जीत जाना है कैसे भी, और इसके लिए वो तरह तरह के शॉर्टकट अपना लेते हैं। शॉर्टकट मतलब लोगों को पैसा बांट देना, है ना, चिकन पुलाव का पार्टी दे देना इस तरीके का हो जाना, फिर से पैसे बांट देना, ऐसा भी कई बार हो जाता है, ठीक है। दे नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव लॉट्स ऑफ मनी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टी का लीडर उसी को कैंडिडेट बनाता है, यानी कि उसी को चुनाव लड़वाता है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको भी पता है ये आदमी चुनाव में पैसा खर्च कर सकता है ज़्यादा, इसीलिए उसको भी खड़ा करता है, उसी को चुन लेता है। आगे, देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ रिच पीपल एंड कंपनीज ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी बिकॉज दे गिव फंड टू द पार्टीज। इसमें ना बहुत बड़ी बात ये कही गई है, इसमें बड़ी बात ये कही गई है कि कई बार चुनाव के वक्त जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े कंपनी होते हैं, वो पार्टी को डिसीजन देते हैं, मतलब कि वो पार्टी को बोलते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। सोचो आप यहाँ पे जरा सोचो, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो जो कह देते हैं पार्टी को करने के लिए, पार्टी वो कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त जो पैसा मिलने वाला है उसको खर्च करने के लिए कौन देने वाला है? वही देने वाला है, इसीलिए पार्टी उसके बातों को मान लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, इमेजिन करो कि किसी दिन आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, बहुत बड़े, मतलब अंधाधुंध पैसा आपने कमाया, और आप चाहते हैं कि जो पार्टी है ना वो मेरे बातों को माने, यानी कि आप अपना बात मनवाना चाहते हैं। तो आप क्या बोलोगे? यदि अगले बार पैसा चाहिए तो हम जैसा बोलते हैं पार्टी के अंदर वो डिसीजन लो, हमारे फेवर में अच्छे अच्छे नियम कानून निकालो, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डर है ना उसको।
इसका बात नहीं मानेंगे तो चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए कोई देगा नहीं। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी अक्सर उसके बातों को मानते हैं जो उसको फंडिंग करते हैं, जो पैसा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको आखिरकार चुनाव में पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े इतने जो बैनर लगते हैं, इतने बड़े बड़े बैनर क्या फ्री में आते हैं? नहीं, उनके लिए लाखों लाख पैसे लगते हैं। लाख तो बहुत कम हो गया, करोड़ों पैसे लगते हैं। तो वो सब करोड़ों पैसे कहाँ से आते हैं? बिजनेसमैन के पॉकेट से आते हैं। तो बिजनेसमैन के बातों को मानना इसके लिए मजबूरी हो जाता है। वही बात इसमें कहा गया था। अगला इसमें है समटाइम्स पार्टीज नॉमिनेट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो कई बार तो पार्टी उसको चुनाव में लड़वा देती है जो क्रिमिनल होते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी उसको डर के वोट दे देगा। यार एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, उसको वोट नहीं देंगे ना, क्या पता अगले दिन हमारे घर से मेरा बेटा गायब हो जाए, है ना, मेरा भाई गायब हो जाए। तो लोग डर से भी उनको वोट दे देते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ये सब समस्या है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ठीक है। आगे चौथा और लास्ट चैलेंज है वो आपका मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखा जाए। मीनिंगफुल चॉइस इज नॉट गिवन टू दी वोटर्स। Sometimes voters cannot elect very different leaders because the same leaders keep shifting from one party to another। देखो कई बार क्या होता है ना, हम वोटर हैं, वोटर मतलब जो लोग वोट देते हैं, कई बार तो हमारे पास चॉइस ही नहीं रहता। चॉइस नहीं रहने का मतलब ये है कि हम जिसको अच्छा मान के वोट देते हैं, बाद में वो चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में मिल जाता है। कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि ये आदमी अपने पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में शामिल हो गया। तो जरा सोचो, जिस पार्टी को हमने कभी वोट नहीं दिया, जिसको हमसे नफरत था, मतलब कि जिस पार्टी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जिसको हमने अच्छा आदमी माना था, वही आदमी पार्टी बदल ले रहा है, तो क्या हमारे पास कोई चॉइस बचा? यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे फिर? यार वोट किसी को भी दो, मिलना तो सबको एक ही जगह पे है। तो वही यहाँ पे हो जाता है कई बार कि लोग ना पलटी कर देते हैं, इधर से जीतने के बाद उधर चले गए। तो ऐसा कई बार हो जाता है। इसीलिए आदमी ना सोच में पड़ जाता है कि वोट दे तो दे किसको। कई बार देखो हम लोग किसको वोट देते हैं, अक्सर उस आदमी को देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिनको हम पसंद करते हैं। लेकिन यदि वही आदमी पलटी मार दे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू गिव मीनिंगफुल चॉइस द आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट पार्टीज मस्ट बी वेरी डिफरेंट। तो बेसिकली हमारे पास फिर चॉइस क्या बचता है? हमारे पास चॉइस ये बचता है कि आप उसको वोट दो जिसका विचार सबसे अलग है, जो कभी भी ऐसा काम नहीं करता, पलटी मारने वाला, किधर से जीत के उधर चले गए, ऐसा करने वाला आदमी जो नहीं है उसको वोट देना चाहिए, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखा जाए तो लेबर पार्टी और बात करें हमारे कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ब्रिटेन में है, इन दोनों के आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। और ज़्यादा फर्क नहीं है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोट यार किसको दे, बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि यहीं पे कोई तीसरा पार्टी हमारा रहता जिसका कि विचार बिल्कुल अलग रहता सबसे, तो लोग ऑब्वियस ही बात है वोट उसी को देते, क्योंकि उनका विचार सबसे अलग होता, ठीक है। तो यही हमारा हो गया मीनिंगफुल चॉइसेस में। यह था कि लोगों के पास बेसिकली चॉइस भी नहीं होता वोट देने का, वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वोट दे तो दे किसको, क्योंकि आदमी शिफ्ट करते रहता है ना, इधर से उधर चलता रहता है इसका। इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।